नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक। धन्यवाद। भाई कलेक्टर बन गए, आपको क्या खुशी है? सर मेरे को तो बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही बनाऊं कलेक्टर। बहुत ज्यादा शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल। आज केशव जी से वास्तव में मिलकर लगा कि काफी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से खुश हैं कि आज इनसे सवाल किया कि आपके भाई कलेक्टर बने, आप क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी है? इनको लगता है कि आज जैसे मैं ही कलेक्टर बन गया। वास्तव में भाई ने अपने हृदय में उतार कर यह खुशी महसूस की है। धन्यवाद। नमस्कार, खंडेला कस्बे में हम हैं। आज यहाँ पे जो आईएएस बने हैं संपूर्ण भारत में 515वीं रैंक है और राजस्थान की कैटेगरी में देखा जाए तो प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। आईएएस जो कलेक्टर बने हैं पंकज वर्मा, आज उनके घर पे उनके माता पिता जिन्होंने कलेक्टर बनने का सपना था लेकिन परिस्थितियों के अभाव में नहीं बन पाए, आज उनके पिताजी से मुलाकात करेंगे। पीटीआई भी है सरकारी स्कूल में और अपने जो पुत्र हैं पंकज वर्मा, इनके पुत्र हैं, इनको लगातार आईएएस बनने की राह दिखाते रहे। एक पिता का इन्होंने फर्ज पूरा किया है। पूरे भारत में एक मिसाल है कि जो खुद कलेक्टर नहीं बन सके, उन्होंने उस बीज को उगाकर, उस पेड़ को सींचकर आज कलेक्टर तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूँगा, शुभकामना कि आज पंकज ने सफलता प्राप्त की है। आप सभी माता पिता सभी की मेहनत से और घर पर रहकर और बिना किसी कोचिंग के और मात्र 10,000 रुपए खर्च करके 3 साल में भारत की अनिवार्य रखोगे, क्योंकि पुलिस बनने के साथ मानवता जरूरी है, डॉक्टर बनने के साथ मानवता जरूरी है, पत्रकार बनने के लिए मानवता जरूरी है, या पॉलिटिशियन बनने के लिए मानवता जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज हम आए हैं राजस्थान के खंडेला कस्बे में, जो सीकर जिले के अंतर्गत, नीम का थाना जिले के अंतर्गत आता है फिलहाल वर्तमान में खंडेला कस्बा। वहां पर आए हैं राजस्थान की और पूरे भारत की एक होनहार प्रतिभा से, जिन्होंने दिन रात जगकर मात्र 3 घंटे की नींद लेकर और बाकी समय में मेहनत करके बहुत अथक सफलता प्राप्त की है। जी हाँ, आईएएस जो पूरे भारत में संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है आईएएस की, उनमें पंकज वर्मा हमारे साथ हैं। उसमें पंकज वर्मा इन्होंने 515 जो रैंक है, जो एक बहुत अच्छी रैंक मानी जाती है, वो इन्होंने प्राप्त की है। इसके साथ साथ राजस्थान में जो कैटेगरी वाइज में अगर देखा जाए तो प्रथम श्रेणी इन्होंने उत्तीर्ण किया है आईएएस की एग्जाम को और राजस्थान में इन्होंने टॉप किया है और पूरे भारत में 515वीं रैंक है। आज जानेंगे, इनसे प्रेरणा मिलेगी। बाकी जो युवा आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जो देश का भविष्य बनने जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करेंगे, उनके लिए आज यह इंटरव्यू एक खास होगा। हर बात से जानने को मिलेगी और सबसे खास बात तो पंकज वर्मा जो आईएएस बने हैं और जो देश की सेवा करेंगे कलेक्टर बनके, उनकी भूमिका में सबसे बड़ा पिता का योगदान है। पिता भी आईएएस बनना चाहते थे लेकिन समय परिस्थिति के अभाव में वो नहीं बन पाए, लेकिन पिता ने निरंतर एक बीज को तैयार किया, एक आईएएस के बीज को तैयार किया। आज आईएएस का जो वृक्ष है जो आपके सामने है, हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं पंकज जी आपको आईएएस उत्तीर्ण करने के लिए। और हम जानना चाहेंगे आपका नाम, परिचय ये बताएं आप आम जनता को। सर मेरा नाम पंकज वर्मा है और मैं राजस्थान, जोर से बोलिए थोड़ा। मैं राजस्थान के सीकर जिले के खंडेला शहर का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने खंडेला होम टाउन से ही हुई है। और मेरा जो ग्रेजुएशन है वो आईआईटी रोपड़ पंजाब से बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और उसके तत्पश्चात मैंने सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और इस यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 एग्ज़ाम में मैंने अखिल भारतीय स्तर पर 515वीं रैंक प्राप्त की है। एक बात बताइए, जो आपकी शुरुआती जो शिक्षा है 5वीं 8वीं या सेकेंडरी या जो 12वीं, ये सरकारी स्कूल से हुई या प्राइवेट से? मेरी जो शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा थी, जो दूसरी क्लास तक, वो मेरी सरकारी स्कूल से हुई है। और उसके बाद जो मेरे सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने मुझे देखा और पता किया उन्होंने कि ये होशियार है, जिसको थोड़ा एक अच्छी स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहिए। और उसके तत्पश्चात मैंने रावत आदर्श विद्या मंदिर में 10वीं क्लास तक अपना एडमिशन लिया। यहाँ गांव के निजी स्कूल में आपने शिक्षा हासिल की? वो जी, गांव का निजी स्कूल था रावत आदर्श विद्या मंदिर। वहाँ पे मैंने अपनी 10वीं क्लास सेकेंडरी की परीक्षा पास की और उस परीक्षा में मैंने जिला स्तर पर 7वीं मेरिट प्राप्त किया था।
और उसके बाद मैंने अपनी जो 11वीं और 12वीं की जो स्कूली शिक्षा है वो इंदिरा बाल विद्या निकेतन खंडेला सीकर से ही मैंने किया था। बिल्कुल। और उसमें भी मैंने PCM स्तर पर, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बोलते हैं, वहाँ पे 2014 में मैंने 99% प्राप्त करके राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये इससे पहले एक बात जानना चाहूँगा, इस IAS बनने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका आपके पिता की है, हमने सुना है, वो किस प्रकार से है बताइए। बिल्कुल, जो मेरी पहले तो आपके आदरणीय पिताजी का नाम बताइए, और शिक्षक भी हैं, PTI भी हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में आज वर्तमान में भी वो PTI है, शिक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों सहित अनेक बच्चों को सफलता के गुर सिखाए हैं और आज उदाहरण साक्षात आपको देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ है पंकज वर्मा जो PTI जी के लड़के हैं, आप बताइए थोड़ा। तो मेरे पिताजी जो PTI हैं, जैसा कि सर आपने बताया, उनका नाम श्री राम सिंह जी वर्मा है। उन्होंने इस पूरी जो सिविल सर्विस की जर्नी थी उसमें जो भी मोड़ आए मेरी लाइफ के अंदर, इस जर्नी के अंदर, उन्होंने कदम कदम पर मेरा साथ दिया, एक दोस्त की तरह, ना कि एक स्ट्रिक्ट पिता की तरह, बल्कि दोस्त की तरह ही उन्होंने मुझे साथ दिया। और इस कठिन संघर्ष से उन्होंने मुझे पार पाया और ये एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया। जब से आपने होश संभाला, आपके पिता क्या कहते थे आपको, क्या ये IAS के बारे में या और किसी के बारे में क्या कहते थे, आपको कुछ याद है? शुरू से जो ये सिविल सर्विस था, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये कि ये बीज उन्होंने पिरो दिया था बचपन से। किस प्रकार से, क्या बोला, मतलब कोई ऐसा कॉमन वर्ड जो उन्होंने हमेशा लगातार आपको बोला है? बचपन से ही ऐसा था कि मेरे पेट दर्द की समस्या हमेशा ही रहती थी, और हाँ। इसके लिए मैं समय समय पर हम सीकर में डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते थे। वो बीच में कलेक्ट्रेट हाउस है, वो बीच में पड़ता था, और मेरे पापा हमेशा जब टेम्पो से जाते थे तो वो दिखाते थे कि देखो पंकज, ये कलेक्ट्रेट का एक घर है जिसको जिले का मालिक है, ये बहुत ही प्रतिष्ठावान गौरवमयी पोस्ट होती है जो हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने हमेशा, जब भी मैं जाता था वहाँ पे, पापा लेके जाते थे मुझे बचपन से, तो ये हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड एक बीज उन्होंने रोप दिया था। और शायद मुझे लगता है यही बाद में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ और IIT मैंने पास की, तब मेरे शायद 4th ईयर में यही चीज़ बातें मेरे एक्शन में भी आने लगी और मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा प्राप्त की, और आज मैंने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, अपने इस लक्ष्य को। बिल्कुल साधुवाद है आपके पिताजी को, जो उन्होंने IAS बनने का सपना था उनका, लेकिन समय अभाव परिस्थिति के कारण, जो पुराना जमाना बोलते हैं, उसके कारण या साधनों के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में वो IAS नहीं बन सके। लेकिन एक पिता का एक संसार में पुत्र के लिए हमेशा योगदान रहा, IAS बनाने का निरंतर प्रयास रहा, हर प्रकार से शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर प्रकार से सहयोग देकर, हर सूत्र में पिरोकर आज IAS जो पुत्र है एक पिता का, पंकज वर्मा, वो आपके सामने हैं। इनके पिताजी से मिलाएंगे आपको, इनके भाई से मिलाएंगे, परिवार की पृष्ठभूमि में जानेंगे, और भी कई सवाल जानेंगे जिससे आप भी IAS बन सकते हो। ये हमारे साथ आपको जानने को मिलेंगे। और आपसे दूसरा सवाल हम करते हैं कि आपके परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा कहिए। जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही हम्बल है, एक बहुत ही विनम्र पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मेरी दादी जो मजदूरी करती थी, 2 रुपये की मजदूरी करती थी, और जो मेरे दादाजी थे उनकी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो मेरी दादी ने ही अपने पूरे परिवार को संभाला। और यहाँ तक कि मेरे पिताजी के साथ में अपनी दादी को भी इस IAS की एग्ज़ाम के लिए जो बीज पिरोया, उसमें उनका भी एक योगदान था। हालांकि वो अनपढ़ थी, लेकिन वो शिक्षा का महत्व जानती थी। वो हमेशा वो भी मेरे को मोटिवेट करती थी कि बेटा पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही एक अच्छा आदमी बनोगे। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि कलेक्टर क्या होता है, लेकिन उनके मन में था कि एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो दादी के बाद जो मेरे बड़े ताऊजी हैं, छोटे ताऊजी हैं, वो आज भी मजदूरी करते हैं, वो अपना वैसे ही गुजारा करते हैं। और मेरे पिताजी हैं, उन्होंने एक पहली जो मोहल्ले के पूरे मेरे खंडेला में जो भलाई समाज है, उसमें पहले वो एक सरकारी टीचर की जॉब प्राप्त की। और मेरे पिताजी हमेशा ही एक अच्छे विचारों को बढ़ावा देने वाले की बात करते हैं कि अच्छे विचारों से ही हम अब एक बड़ी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने अपने स्तर पे समाज की मदद की है, लोगों को भी अच्छे, जैसे वो अपने बच्चों को अच्छे विचारों की प्रेरणा देते हैं, वैसे ही मेरे को भी उनसे हमेशा प्रेरणा मिली है कि हम हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, और मेरी दादी जी की तरह अच्छे विचार रखें। आपकी माताजी का कोई सहयोग? और मेरी माताजी भी 10वीं पास हैं वो, तो एक अच्छा उनका एक शिक्षा का स्तर है, तो वो समझती हैं कि शिक्षा के लिए बच्चों को जैसे मैं सुबह 4:30 बजे उठता था पढ़ने के लिए,
तो मेरी माता जी पहले उठ जाती थी 15 मिनट पहले, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये खाली बैठा रहेगा सुबह 7 बजे तक। तो पहले उठती थी, वो नाश्ता वगैरह तैयार करना। मैं जब भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे मैं छोटा था, जब मैं 10th 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम थी, तभी भी उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। और मेरा ऐसा था कि जो मेरा फिजिकल हेल्थ था वो बचपन में बहुत ख़राब था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया मेरी इस हेल्थ के लिए। तो मैं अपने माता पिता और मेरी दादी, जो मेरा पूरा परिवार है, मैं उस सभी को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और ये मैं सिविल सर्विस की ये जो परीक्षा मैंने क्रैक की है, उसके लिए उनका बहुत है। बिल्कुल, पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहेंगे हम भी दर्शकों की तरफ से। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप कितने भाई बहन हैं, और इस IAS बनने में, आपके कलेक्टर बनने में भाई बहनों की भी क्या भूमिका रही? हम 2 भाई हैं, एक मैं और एक छोटा मेरा भाई है। उसका भी ग्रेजुएशन हुआ है कंप्लीट, BSc। तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने पूरी जो प्रिपरेशन है वो सेल्फ ही की है घर पे रहकर। तो हालांकि मेरे भाई ने ऐसे पूरे परिवार ने कोई जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं डाली, जैसे नॉर्मल काम होते हैं, जो बाहर जाना, सब्जी वगैरह लेके आना, पानी वगैरह जो भी है, वो सब काम मेरे छोटे भाई ने संभाले थे। तो बस मेरे को उन्होंने एक ही लक्ष्य दे रखा था कि भैया पंकज, आप पढ़िए, आप जो आपने लक्ष्य बनाया उसको प्राप्त कीजिए, और बाकी का जो भी जिम्मेदारी है हम अपने ऊपर ले लेंगे। तो ये पूरा जो मेरे छोटे भाई है उसको भी मैं अपना ये जो श्रेय है अपनी सफलता का देना चाहूँगा। बिल्कुल, पारिवारिक पृष्ठभूमि के अंदर इनकी दादी जी, जो दादाजी पहले गुजर गए थे, लेकिन दादी जी ने मोर्चा संभाला, एक सांसारिक जीवन की पारिवारिक कर्तव्य को, जिम्मेदारी को। इनके पिताजी को भी पढ़ाया लिखाया और IAS बनाना चाहा, लेकिन पिताजी नहीं बन सके। लेकिन बाद में बेटे को भी मतलब पोता है, ये पोते लगते हैं पंकज वर्मा, इनको भी खूब गाइडेंस किया दादी जी ने। पुराने ज़माने में एक दादी के द्वारा भी वहाँ से शुरुआत हो गई थी IAS बनाने की। आज दादी जी का सपना, इनके पिता का सपना, इनके परिवार का सपना और इनके पूरे कुल का सपना पूर्ण हुआ, और कुल दीपक के रूप में आज पंकज वर्मा दिखे हैं और निखरे हैं। और इनसे जानेंगे शैक्षणिक भूमिका होएगी आपकी। इसके बाद में 12वीं के बाद में आपने शैक्षणिक भूमिका के बारे में आप बताइए, पृष्ठभूमि जो है। जो 12वीं में मैंने जो अच्छा प्राप्तांक मैंने अच्छे प्राप्त किए, उसके बाद मैंने बस अपने एक टारगेट बनाया कि मैं IIT करूँगा। और मैंने JEE मेंस और JEE मेंस और JEE एडवांस क्लियर करके मैंने IIT रोपड़ पंजाब में कंप्यूटर साइंस में अपना दाखिला करवाया, एडमिशन करवाया। और वहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद चीज़ें थोड़ी मुझे क्लियर हुई कि मुझे आगे क्या करना है। और IIT, मैं मानता हूँ कि IIT कॉलेज ने ही मुझे थोड़ा सा हौसला प्रदान किया और कि मैं सिविल सर्विस की तरफ आगे जाऊँ। और फिर मैंने 4th ईयर में ही अपना ये ड्रीम चूज कर लिया था कि मैं IAS की प्रिपेयर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ हम जानना चाहेंगे, प्रथम प्रयास में आपने सफलता प्राप्त की है। जी हाँ, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के, इन्होंने घर में रहकर अपनी अथक मेहनत से, पिताजी के, भाई बंधुओं के सहयोग से और अपनी सेल्फ आत्मविश्वास से, खुद के आत्मविश्वास से और खुद के जो साइकोलॉजी है, जो मानसिक स्तर है, उसके आधार पर इन्होंने IAS बनने का सपना पूरा किया है, जो एक बहुत बड़ी मिसाल है। किस प्रकार से आपने सेल्फ स्टडी की घर में रहकर, उसके बारे में आप बताइए, आपने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की? तो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 3 बड़े डिसीजन लिए थे। हालांकि वो मेरे बोल्ड डिसीजन मानता हूँ, लास्ट में पे ऑफ भी किया। पहला यह था कि मैंने हिंदी मीडियम चूज किया। हालांकि मैं IIT से ग्रेजुएट हूँ, आई एम मोर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, एज वेल इंग्लिश एंड एज वेल हिंदी, बट आई चूज द हिंदी मीडियम बिकॉज आई थिंक हिंदी एक बेस्ट सूटेबल एक ऑप्शन था मेरे लिए, ताकि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, क्योंकि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव था। तो पहला तो मैंने हिंदी मीडियम चूज किया। दूसरा मैंने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मैं खुद पढ़ के, ये खुद समझ के मैं चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ, बजाय कि मैं बाहर जाऊँ कोचिंग वगैरह लेने के लिए। तो वो मैंने दिया कि मैं खुद ही सेल्फ ही करूँगा। और तीसरा डिसीजन ये था कि जो मेरा ऑप्शनल था वो मेरा केमिस्ट्री था। ये बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल ऑप्शनल है, और हालांकि ये भी मैंने हिंदी मीडियम से लिया, जिसकी कोचिंग भी अवेलेबल नहीं है पूरी इंडिया में। अच्छा। तो ये जस्ट इंग्लिश में अवेलेबल, हिंदी में नहीं है। हिंदी मीडियम में कोई कोचिंग नहीं है? हिंदी मीडियम में कोई। और आपने वो एक हिंदी को एक सरल माना जाता है, लेकिन ये जो IAS की एग्जाम है, तैयारी है, उसमें हिंदी मीडियम काफ़ी कठोर है।
यही है। बिल्कुल, ये कि परसेप्शन बना हुआ है अभी जैसे आईएएस के फील्ड में, क्योंकि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होते। हाँ। और मैंने ये जो तीसरा डिसीजन था केमिस्ट्री को एज ए हिंदी मीडियम लेना, ये बहुत ही फुलिश आइडिया हो सकता, लोग मानते थे कि बहुत ही बेवकूफ़ी वाला आपका डिसीजन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिटर्मिनेंट हो अपने आइडिया, अपने थॉट्स के लिए और अपने लक्ष्य के लिए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा भी कोई भी मुश्किल कोई लक्ष्य होगा। तो ये जो हिंदी मीडियम का था यही मैंने चूज किया। और हालांकि जब मैंने मार्कशीट देखी, जब ये आया यूपीएससी की मार्कशीट, तो मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा पे ऑफ केमिस्ट्री नहीं किया मुझे। और ये जो बड़े तीनों डिसीजन थे, उन्होंने मुझे अपने लास्ट के जो मेरा लक्ष्य था उसे प्राप्त करने में मेरी मदद की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और इसके साथ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने की, जिनका सपना है, उनके माता पिता का सपना है कलेक्टर बनने का और गरीब परिवार से है वो, और जो भी हो जी। वो आईएएस कैसे बन सकता है? आप कुछ शॉर्ट में ऐसे कुछ टिप्स बताएंगे अपने सिद्धांत अनुभव, जो जिससे कोई आईएएस बनने में अगर वो बातें अपनाएं तो सफलता मिले। बिल्कुल, इस जो जर्नी थी मेरी यूपीएससी की, इसमें मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं कि इंसान को चाहे आईएएस ही नहीं, चाहे जीवन का कोई भी बड़ी कोई समस्या हो उसको कैसे पार पा सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें पहला है कि आत्मविश्वास, वो बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास, आप चाहे कोई भी डिसीजन ले, अगर आप खुद उस पर पूरा विश्वास नहीं रखेंगे तो वो फ्यूटाइल है, व्यर्थ होगा वो एक तरह का। दूसरा है धैर्य रखना, पेशेंस। असफलताएँ आती हैं जीवन में, हर जगह असफलता मिलती है, लेकिन असफलता को एज ए लर्निंग देखना, सीखना है उससे, फिर सफलता की ओर दौड़ो। फोर्थ है कठिन मेहनत। हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप टैलेंट की बात कर सकते हो, आप आईक्यू की बात कर सकते हो कि बच्चा गॉड गिफ्टेड है, लेकिन हार्ड वर्क के बिना वो टैलेंट सब फ्यूटाइल है। आपको खुद ही मेहनत करनी होगी, आपके लिए कोई तीसरा बंदा या कोई दूसरा या वो अपने घर वाले मेहनत नहीं करेंगे। तो यही है, तीनों चीज़ों अगर आप अपने साथ रखते हैं। और जैसा कि सर आपने बोला कि जो आर्थिक स्थिति है, हाँ मैं मानता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि में एक बड़ा चैलेंज है ये कि आर्थिक स्थिति वाला, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो इसका फॉर्म प्रोसेस है वो बहुत ही 100 रुपये लगता है जिस फॉर्म भरने का, और जो SC ST कैटेगरी उनके लिए तो जस्ट फ्री है, महिलाओं के लिए भी। और रही बात कोचिंग की, तो मैं मानता हूँ जैसे मैंने सेल्फ किया था, हालांकि कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा पूरा अगर ये मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे नहीं लगता मेरे शायद 10,000 से भी ज़्यादा कोई खर्चा हुआ होगा। बताइए, मतलब कुल मिलाकर दर्शकों एक बात सबसे बड़ी है कि खुद में विश्वास और खुद की सफलता अगर हो तो खर्चा भी आड़े नहीं आएगा। एक गरीब से गरीब भी इंसान कलेक्टर बन सकता है। और इन्होंने कर दिखाया कि मात्र 10,000 में आईएएस बनने का सफलता मिली है। और 10,000 यानी कि जो नॉर्मल खर्चा चाहिए, बाकी तो दिमाग चाहिए, मेहनत चाहिए और बुद्धिमत्ता चाहिए, वो इन्होंने इस तरह पूरा किया। और वहीं अनिवार्य थी, और पैसा कोई मायने नहीं रखता है। पैसा चाहे तो आप कम पैसे में भी आईएएस बन सकते हैं। बहुत अच्छा बात, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने प्रथम बार में सफलता आईएएस की अर्जित की। इसके साथ साथ मात्र 10,000 रुपये में आपने ये आईएएस बनने का सपना पूरा किया, कम से कम खर्चा करके। वास्तव में बहुत बहुत पूरे देश के लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, अब आगे तो जैसे मैंने 10,000, हाँ, तो प्रेरणा के बारे में बताइए। तो यही है बात कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी परिस्थिति, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे सोसाइटिकल कोई भी कंडीशन हो, आपको पीछे रोक सकती है। बस आपको देखना है, बड़ा सोचना है, डरना नहीं है। असफलताओं से डरना नहीं है, वो एक हौसले का काम करेंगी। असफलता ही सफलता की सीढ़ियाँ हैं। आप असफलताओं पे चढ़ के ही सफलता की सीढ़ियों पे जाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप धैर्य को प्राप्त कीजिए, आत्मविश्वास जैसे गुण और कठिन मेहनत जैसे गुण आप अपने अंदर कल्टीवेट कीजिए, आपके अंदर लाइए। तो मैं मानता हूँ कि आप आईएएस भी आसानी से कर सकते हैं, और चाहे कोई भी आपने लक्ष्य बनाया हो ज़िंदगी में, वो आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपसे सुनने को मिला। काफ़ी युवाओं को प्रेरणा मिलेगी कि आज जीता जागता उदाहरण है आपके सामने पंकज वर्मा। आज इन्होंने वास्तव में एक अनुपम उदाहरण पेश किया है, और पिता की मेहनत, खुद की मेहनत और अच्छे कर्म करके, अच्छी पढ़ाई करके, वास्तव में बहुत अच्छी एक इंटरव्यू हुआ है आज हमने देखा है वास्तव में। लेकिन इस प्रकार से जो शुद्ध मेहनत है वो काबिल तारीफ है। और बात करना चाहेंगे कि आपके इस आईएएस बनने के सफ़र में कितने साल आपको हुआ? मेरे को ये लगभग 3 साल लगे। मतलब 3 साल में आपने आईएएस उत्तीर्ण कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं पूछना चाहता हूँ, इस 3 साल के जो दौरान
समय के दौरान आपने ऐसी कोई बाधा आई हो, ऐसा कोई घटनाक्रम हो जो आपके लिए यादगार रहा और चुनौतीपूर्ण भी रहा? बिल्कुल, एक जो हालांकि बहुत सारे घटनाक्रम थे छोटे छोटे, लेकिन एक मेजर जो मैं इंसिडेंट बताऊंगा, हालांकि उससे प्रेरणा लेनी चाहिए सभी को ही। तो जैसा कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूं, तो हमारी आदत है कि हम फर्श पे बैठ के पढ़ते हैं। हमें कोई ऐसे टेबल कुर्सी की कोई आदत नहीं है बचपन से ही। नीचे फर्श पर बैठकर? हाँ, तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही किया था। अब हालांकि मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी कमर में जो कमर का जो लचीलापन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मैं खो चुका था ऑलरेडी। क्योंकि एज जब होती है तो ऐसी रिजिड बॉडी हो जाती है। तो हुआ यूँ कि जो मेरी कमर में दर्द रहने लगा और यूँ मेरी पूरा पैरों तक चला गया था पूरा का पूरा दर्द। मतलब वो बाधा आई शारीरिक रूप से? बिल्कुल, रुकावट आई है? शारीरिक, मानसिक रूप से मैं पूरी तरह से दर्द था, लेकिन शारीरिक रूप से भी कुछ क्योंकि आने लगी। आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ तो बाधा तो आती है, तो शारीरिक रूप में आई आपके वो कमर दर्द, पैरों में दर्द। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने पेन किलर वगैरह दी। तो पेन किलर दी तो मुंह में छाले हो जाते थे, हालांकि वो दर्द चला जाता था, 7-8 दिन लेता था, फिर मुंह में छाले हो जाते, उससे मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। और फिर मैं जैसे ही मैं उस गोली को छोड़ता, फिर मेरे कमर में दर्द होने लगता था। लेकिन फिर अब मेरे जो चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये कोई डॉक्टर हैं, तो वहाँ गया मैं, और उन्होंने मुझे फिजिकल थेरेपी बताई, फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी बताई, तो उन्होंने मैंने उस फिजियोथेरेपी को पूरे 1.5 साल कंटिन्यू किया, बिल्कुल विदाउट एनी कोई भी उसको रोके बिना मैंने उसको कंटिन्यू किया 1.5 साल। हालांकि वो भी मेरा एक लक्ष्य बन चुका था साथ में, कि IAS तो मेरा अब बड़ा लक्ष्य था ही, लेकिन पहला लक्ष्य ये भी था कि मैं अपनी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर रहूँ, ताकि मैं शरीर से स्वस्थ रहूँ, बाद में मैं IAS को प्राप्त करूँगा। तो मैंने 2 टारगेट एक साल ले लिए थे, और मुझे पता है कि वही बात कि अगर आप किसी चीज़ को ठान लो, अगर आप करते जाओ तो चीज़ें अपने आप ही स्मूथ हो जाती हैं। और मैं आज पूरी तरह बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ आपके सामने। तो मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि चीज़ें कुछ आती हैं, लेकिन हालांकि आपको हमेशा बढ़ते रहना है आगे, और अपने इस लक्ष्य को, जो बड़ा लक्ष्य है, उसको हमेशा ध्यान में रखना ही है। और आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहना, ये तो बड़ी रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, रुकावट आई, क्योंकि किसी भी मंजिल को हम प्राप्त करेंगे तो बाधा तो स्वाभाविक है रूप से आएगी, और इनके शारीरिक रूप में बाधा आई, इनको शरीर से परेशान किया उस बाधा ने, उस दर्द ने, उस गोलियों ने भी परेशान किया बाद में मुंह के छाले देकर। लेकिन इन्होंने संघर्ष जारी रखा, और लक्ष्य जो टारगेट था IAS का, वो अचीव किया इन्होंने। वास्तव में काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ आपकी जो इस UPSC IAS बनने की जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, मेहनत थी, संघर्ष था, इसमें क्या रणनीति रही, क्या भूमिका, मतलब रणनीति के बारे में बताइए, किस प्रकार से शॉर्ट में जो रणनीति आपकी है? बिल्कुल, अगर मैं पढ़ाई के स्तर पे बात करूँ क्या रणनीति रही थी मेरी, तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ऐसा कहा जाता है कि प्रीलिम्स में आपको गोले काले करने होते हैं, मेंस में आपको लिखना होता है, इंटरव्यू में आपको बोलना होता है। ये बस 3 स्किल चाहिए IAS के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए जो बेसिक्स हैं अपने GS की, जो अपनी जनरल स्टडी GK वगैरह हैं, उनके लिए NCERT वगैरह पढ़िए आप 6 से लेकर 12 तक की। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, PMF, IAS, एनवायरनमेंट, ऐसी कुछ बुक्स को आप रीड करते रहिए, और साथ में एक न्यूज़पेपर। अब हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता हमारे यहाँ पे, ग्रामीण पृष्ठभूमि में कोई अवेलेबल भी नहीं है। बिल्कुल, गांव के क्षेत्र में है जहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता, वहाँ पे इन्होंने कैसे सफलता की बताइए। तो पहले तो मैंने जस्ट हिंदी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हालांकि उससे मुझे इतना बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लिया ऑनलाइन ही, वो सुबह 4 बजे आता है, फिर 4 बजे ही उसको डाउनलोड किया, और फिर ऑनलाइन ही पढ़ना स्टार्ट किया इंग्लिश न्यूज़पेपर को। तो आप भी बिल्कुल बुक्स के साथ न्यूज़पेपर को भी आप अपने एक साथी बना लीजिए, कि वो तो अपने को करना ही है हमेशा ही। और फिर जब मेंस की बारी आई, तो फिर मेंस के लिए आपको लिखना होगा, जितना लिख सके लिखो, हाथों में छाले पड़ जाएंगे लिखते लिखते शुरू में आपके, लेकिन फिर बाद में वो अपने आप ही हैबिट में आ जाएंगी चीज़ें, वो ईजिली होने लगेंगी। और जब मेंस क्लियर हो जाएगा, तब इंटरव्यू के लिए आपको, जैसे मैंने पूरी तरह आइसोलेट, मॉक इंटरव्यू के बाद में जो मुख्य इंटरव्यू हुआ आपका जी, जो मुख्य था, उसके बाद में आप IAS बने हैं, पास हुए हैं, उस इंटरव्यू के बारे में बताइए। उसमें कैसी घबराहट हुई, या कैसा अच्छा लगा, या किस प्रकार से आपने चुनौती उसको लिया और किस प्रकार से पूर्ण किया? हाँ, मैं अपने पिछले सेगमेंट को ही कंटिन्यू करता हूँ। मैंने मेंस देने के बाद इंटरव्यू के लिए कहा जाता है कि आप बोलो आप, क्योंकि मैं पूरी तरह आइसोलेट था 3 सालों से, तो मैं तो दिमाग में बहुत बोलता था, लेकिन रियल में ऐसे ज़बान से बोलना तो
अपने आप को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम आने लगी थी। हाँ। तो उसी के लिए मैंने मॉक दिया था, दिल्ली जाके एक मॉक दिया था मैंने। तो फिर जब रियल इंटरव्यू था वहाँ पे लोग बहुत एज वाले होते हैं कि कहाँ पे हुआ रियल इंटरव्यू मुख्य? यूपीएससी भवन धौलपुरा हाउस नई दिल्ली। अच्छा अच्छा। उसका वो भवन है यूपीएससी का, हाँ जी, वहीं हाँ जी। वहीं होता है सभी का। हाँ जी। तो वहाँ पे लोग थे वही जो एज उम्र होती है उनकी 50-55 से ऊपर वाले। तो हालांकि मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे ऐसा कोई ऐसे डर वर नहीं लगा। और जब मैं अंदर गया तो उन्होंने बहुत ही पोलाइटली मुझसे बात की और मेरा इंटरव्यू 35 मिनट तक चला था, जो काफ़ी था। और हम दोनों जो मेंबर्स थे उन्होंने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। और अगर मैं आपको कोई एक इंसिडेंट बताना चाहूँ वो थोड़ा कोई खास सवाल उनकी तरफ से किया गया? जी, वो जो रोचक था मेरे को भी लगा। तो उसमें एक मैं बताता हूँ कि एक जो मैडम थी उन्होंने मुझे केस स्टडी दिया था कि पंकज आप मान लीजिए आप सीकर जिले के कलेक्टर बना दिए जाते हैं और आपके पास एक महिला आती है, उसका 5 या 6 महीने का बच्चा है। वो महिला बहुत पढ़ी लिखी है, वैज्ञानिक है। तो वो चाहती है कि वो अपने बच्चे के दिमाग में कंप्यूटर चिप लगा दे। वो महिला पढ़ी लिखी है, वैज्ञानिक है, और वो चाहती है कि अपने बच्चे का आईक्यू बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में चिप लगवा दें, और वो आपसे गुहार कर रही है, परमिशन ले रही है, आप सीकर जिले के कलेक्टर हो। ऐसा उदाहरण सवाल पेश किया गया। ऐसा उन्होंने फिर बाद में केस स्टडी दिया उन्होंने। फिर पूछा कि ये आप अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि सर ये दिखने में तो सही है कि आईक्यू बढ़ जाएगा बच्चे का, वो बड़ी बड़ी एग्जाम टॉप कर लेंगे, लेकिन ये एक एथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है। क्योंकि बच्चा अगर बोल नहीं सकते इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है कि आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो उसके साथ, और पता नहीं है जो आप कंप्यूटर चिप लगाएंगे उसका क्या इफेक्ट होगा उसकी बॉडी के ऊपर। तो मैं क्लियरली उसको नहीं बोलूँगा। हालांकि उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि बच्चे को आप पूरी तरह से भावनात्मक रूप से आप उसको मजबूत बनाइए ताकि वो जीवन में आने वाली कठिनाई को अपने दम पर, न कि किसी टेक्नोलॉजी या किसी कंप्यूटर चिप की मदद से प्राप्त करे, वो अपने दम पर अपने दिमाग की क्षमताओं के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। बिल्कुल, पंकज जी ने एक अनुपम उदाहरण दिया अपने मनोविज्ञान से कि वो सवाल था मनोविज्ञान का, वो सवाल था प्रकृति से जुड़ा हुआ, और इन्होंने वही जवाब दिया कि एक बच्चे के जो शारीरिक जीवन है उसके साथ प्राकृतिक रूप से छेड़छाड़, कृत्रिम रूप से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक ही जो ईश्वर ने दिया है वही रहना चाहिए। दूसरा ये कि बच्चे को सीखने देना चाहिए मनोवैज्ञानिक आधार पर भी जो उसको सफलता पानी है, क्योंकि जो चिप लगाई जाएगी वो कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो बच्चा खुद के स्वयं से मेहनत से तैयार होगा, पारिवारिक मेहनत से तैयार होगा, वो कभी धोखा नहीं देगा। उसका उदाहरण है पंकज वर्मा हमारे साथ। और इनसे अगला सवाल करेंगे कि आईएएस बनने के बाद आपकी भविष्य की रणनीतियों के बारे में बताइए। मान लो आपको कलेक्टर राजस्थान में बना दिया जाता है, बना क्या दिया जाता है, अब आगामी समय में आप राजस्थान के कलेक्टर बनोगे किसी भी जिले के, तो आपकी रणनीतियाँ क्या रहेंगी उद्देश्य जीवन के रूप में? अगर मेरे को राजस्थान में कलेक्टर बनाती हैं तो मैं इसके लिए सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जिम्मेदारी वाला काम है, तो मैं इसको एज ए राजशाही की तरफ नहीं देखूंगा कि मैं राजा बन गया हूँ किसी कलेक्टर का या लोगों से मिलूंगा ही नहीं। मैं डाउन टू अर्थ हमेशा रहने की कोशिश करूँगा कि लोगों की समस्याओं को सुनूं और अपने दिमाग से, और जो मेरे से बड़े सीनियर हैं आईएएस ऑफिसर, उनसे डिबेट के द्वारा कुछ अच्छे सॉल्यूशन दे सकूं। तो मेरे अभी फ़िलहाल विदाउट ट्रेनिंग मेरे दिमाग में 2 फील्ड हैं जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ पर्सनली। एक तो है अपना एजुकेशन में भी वुमेन एजुकेशन, टारगेटेड एक वुमेन एजुकेशन के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरा हेल्थ मिनिस्ट्री में भी जो बच्चों का जो अस्पताल होता है जिसको हम जनना अस्पताल बोलते हैं, शिशु जनना अस्पताल, उसके रेफरेंस या उसके रिगार्डिंग जो भी काम है उसको मैं एक सीखूंगा, उसमें पारंगत होने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अपनी तरफ से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस दे सकूं इन दोनों फील्ड में। यही मेरी एक ब्रॉडर एक स्ट्रेटजी रहेगी। पूरे देश में अनेक जगहों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जी। आप कलेक्टर बनते हो, आप बोल रहे हो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मैं ध्यान दूंगा, उस पर काम करूंगा। बाजार में मिठाइयाँ या खाद्य सामग्री या जो भी खाद्य वस्तुएं उनमें भारी मात्रा में मिलावट होती है, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होकर उनको हॉस्पिटल पहुंचाकर उनसे खर्चा करवाकर एक भ्रष्टाचार अनेक एक गरीब का जगह पर खर्चा करवाता है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे आप? मुझे लगता है शायद आप करप्शन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इसी पोस्ट के संदर्भ में मैं बोलूँ तो आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे बिजली होती है, तो बिजली को अगर आप नंगे पैरों से छुएंगे तो वो करंट देगी, और वहीं बिजली अगर हम इस ट्यूबलाइट या फिर
रोशनी की तरह यूज करेंगे तो वो किसी सबका भला भी करती है। तो ये पोस्ट भी सेम ऐसा ही है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। तो रही करप्शन की बात, तो करप्शन पे ये है कि मैं अपने सबसे पहले जो अपना स्टाफ है उसको पूरी तरह से मैं उसको उनसे कम्युनिकेट करूँगा कि कहीं उनके साथ ऐसी गलत प्रैक्टिस नहीं आनी चाहिए। और रही बात करप्शन में मेन मुझे लगता है मॉनिटरिंग की और एक्टिवनेस की, तो वो अपने पर्सनल लेवल पे मैं मॉनिटरिंग करूँगा। जो मेरी टीम रहेगी या जो मेरे साथी रहेंगे उनसे हमेशा मैं कांटेक्ट में रहूँगा। और रही एक्टिवनेस की बात, वो एक्टिव तो मैं रहना ही पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो करप्शन को मैं ही नहीं, हम सभी मिलके, सारी सोसाइटी, सभी लोग मिलके इसको दूर करना है। ये एक बड़ी चुनौती भी है हमारे समाज, हमारे देश के लिए, भ्रष्टाचार। तो इसके लिए मुझे ही नहीं, एक स्टूडेंट के रूप में, एक एस्पायरेंट के रूप में, या फिर एज ए सिटीजन या एज ए हम लोगों के रूप में सभी को मिलके ही इस करप्शन को हमें दूर करना चाहिए। बिल्कुल। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में अब आप पूरा ट्रेनिंग लेंगे कलेक्टर की जी, बनने की, पूरा अनुभव लेंगे उच्च अधिकारियों के, सहयोगी अधिकारियों के, और भी माता पिता, परिवार और भी लोगों से लेंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बस यही पूछना चाहूँगा कि आप कलेक्टर तो बन जाएंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आप आम जन की सेवा के लिए, यानी कि जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण हुआ। अब इसको पूरा मुकाम तक हासिल करना है, पहुँचाना है इसको, इस टारगेट को। अब मैं ये कहना चाहूँगा, क्या आप कलेक्टर बनने के साथ साथ मानवता का अनिवार्य रखोगे? क्योंकि पुलिस बनने के साथ मानवता जरूरी है, डॉक्टर बनने के साथ मानवता जरूरी है, पत्रकार बनने के लिए मानवता जरूरी है, या पॉलिटिशियन बनने के लिए मानवता जरूरी है। इनमें मानवता का समावेश होगा तब ही पूर्णता मानी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या कहेंगे, मानवता को साथ लेकर किस प्रकार चलेंगे कलेक्टर के साथ साथ? बिल्कुल, कलेक्टर तो जस्ट एक पोस्ट है। जब यूपीएससी लेती है एग्जाम तो वैसे लेती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब जनता के सेवक हैं। कलेक्टर तो जस्ट पोस्ट है, जनता के सेवक हैं। वहीं इस वर्ड में आ जाता है कि मानवता अपने आप में ही इन्वॉल्व है वहाँ पर। तो रही बात कि मानवता, यस ऑफकोर्स सारी चीज़ मानवता के लिए ही होती है। जो सिस्टम बना हुआ है, आप अगर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो भी एक मानवता है, क्योंकि गरीब बच्चे में उससे मोटिवेट होंगे, वो बिल्कुल वो भी आएंगे, क्योंकि पोस्ट होती है ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली। तो अगर वो मोटिवेट होकर आएंगे वो भी एक मानवता है। मैं अच्छा अपना उनका मार्गदर्शन करता हूँ, वो भी एक मानवता ही है। तो ये तो बिल्कुल है कि हम जो भी काम करते हैं, क्योंकि हम मानव है ना, हमारे जो भी काम होंगे मानवता। रही बात कुछ 2-3% की, तो वो उनका खुद का उनका एक विचार है, उनके कुछ थॉट है, लेकिन मुझे लगता है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी अपने विचारों को बदल लेंगे। और रही बात इस पोस्ट की, वो बिल्कुल वो मानवता के बेस पर ही बनाई गई है और मानवता के बेस पर ही चलती है। तो ये जिला कलेक्टर के रूप में, मानवता के रूप में काम करेंगे तो लोग। बिल्कुल पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंकज वर्मा, जिन्होंने संपूर्ण भारत में 515 जो रैंक आती है, नंबर आता है, वो प्राप्त की है, और राजस्थान की कैटेगरी में प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। और अपने माता पिता और परिवार और अपने जो जितने भी जुड़े हुए प्रियजन लोग हैं उन सभी का नाम रोशन किया है। और आशा करते हैं कि आप कलेक्टर बनोगे, उसके बाद में भी आपसे एक बार इंटरव्यू करेंगे हम, और आपका अनुभव पूछेंगे और आपके कार्यों के बारे में पूछेंगे, या आम जनता के जो सवाल है उनसे पूछेंगे। कभी आप हमारे एरिया में आए या हम आए आपके पास, तो आप तैयार रहेंगे? बिल्कुल सर। आप भूलोगे नहीं ना हमें? नहीं भूलूंगा सर। मैं बिल्कुल, मैं अपनी खुद ही बुला लूँगा आपको। और आपके पिताजी की कलेक्टर के रूप में भी आप बन जाओगे तो भी सेवा? जी, वो तो पहला है, वो कलेक्टर, ये तो ड्यूटी है। ड्यूटी में ये तो अपना वो जो पर्सनल पारिवारिक जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप पूर्ण करते रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारी पहली प्रायोरिटी। संपूर्ण भारत में आईएएस जो कलेक्टर बने हैं पंकज वर्मा, उनकी 515वीं रैंक है और राजस्थान की कैटेगरी में प्रथम रैंक है। आज खंडेला, राजस्थान के खंडेला में हम आए हैं और इनके भाई से, पंकज जो वर्मा है उनके छोटे भाई से हम मिलते हैं। इन्होंने घर के कार्य में आटा लाना, सब्जी लाना और भी कुछ कार्य करना, सारे कार्य किए हैं। और बड़े भैया को यही कहा कि भैया आप तो पढ़ाई करिए, और भैया ने भी पढ़ाई की। पंकज जी ने भी बताया कि छोटे भाई ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई और काफ़ी सहारा दिया मेरे आईएएस बनने में। किस प्रकार से आपने सहारा दिया, क्या किया, घर के कार्य क्या क्या किया आपने? नाम बताइए आपका। सर मेरा नाम केशव वर्मा है। आप भी तैयारी कर रहे हो? हाँ सर। किस चीज़ की? मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं केशव जी, पंकज जी के छोटे भाई। हाँ, तो किस प्रकार से घर का कार्य किया आपने? मैंने घर के जो सामान्य कार्य है वो सारे अपने ऊपर ले लिए, और भैया को पूरे एक साल के लिए उन्हें पढ़ाई के लिए वो पूरा जुटा दिया उनको। पूरा
भैया ने बोल दिया कि मैं आप पढ़ूंगा और आपने अपनी जिम्मेदारी संभाली लक्ष्मण की तरह। हाँ सर, हैं? मैंने पूरा सारा बोझ घर का जो छोटे मोटे जो वर्क है सारे वो बाजार के वगैरह सब है वो सब मैंने अपने ऊपर ही ले लिया और भैया को बोल दिया कि आप पूर्ण रूप से 1 साल इस परीक्षा में दीजिए और IAS बनिए। आप 2 भाई हैं? हाँ सर। तो सिस्टर नहीं है? नहीं सर। सिस्टर नहीं है, पूरे घर का कार्य है पंकज जी ने संभाला, इनकी माता ने, इनके पिता ने। बहुत अनुपम उदाहरण है। और कुछ यादगार आपको कुछ लगा हो, कभी कभी गुस्सा आया हो घर का कार्य करते हुए, या नहीं आया, या प्रसन्नता हुई है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कई बार हो जाता थोड़ा बहुत बीच में इरिटेट, लेकिन मैं देख लेता था इन चीज़ों को। अच्छा। उनकी मेहनत देख के मैंने बहुत देखा उन्हें, मतलब 1 साल बहुत कड़ी मेहनत की है उन्होंने, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और सेल्फ में उन्होंने। घर में रहकर पंकज जी ने पढ़ाई की, आज कलेक्टर बने। और छोटे भाई है मेरी। बिल्कुल पंकज जी से आज मिले, काफी शालीनता से, धैर्य से, विवेक से इन्होंने जवाब दिए और बहुत ही सकारात्मक रूप से जवाब दिए। और आशा है कि ये सकारात्मक रूप से आगे जीवन में कलेक्टर के रूप में कार्य करेंगे और इन्होंने ऐसा कहा भी है। और बात करते हैं इनके पिताजी से, जो PTI भी हैं सरकारी स्कूल में, और इनसे बात करेंगे, उनसे प्रेरणा मिले। धन्यवाद। गुरारा वर्तमान में पोस्टेड हूँ जी, तो एक बात बताइए, आप कलेक्टर बनना चाहते थे? हाँ, कब से ये थिंकिंग आई थी आपके मन में? मैं जब अंडर ग्रेजुएशन था, हाँ। 4th ईयर मेरा चल रहा था, उस समय मैंने फर्स्ट फॉर्म IAS के लिए भरा था। और मैं ये चाह रहा था, वो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी एजुकेशन प्राप्त की सीकर में। तो जैसे मैंने बच्चों को दिखाया, वैसे हम भी वहाँ एक इष्ट देव थे बालाजी, अपने बालाजी के मंदिर जाते थे तो कलेक्टर बंगला और SP के बंगले आते थे। तो हम भी यही सोचते थे यार बने तो हम कभी जिलाधीश या कलेक्टर बने। तो ये सोचते हुए मैं अंडर ग्रेजुएशन होते ही, मेरा 4th ईयर था, लास्ट साल था ग्रेजुएशन का, उसी समय एप्लीकेशन आया तो हमने फॉर्म लगाया और फर्स्ट IAS के लिए लगाया था मैंने। अच्छा। और तो लेकिन वो परिस्थितियाँ थी। कौन से साल की बात है, वर्ष की? ये 89 की बात है। 89 में? हाँ, 89 में। फिर वो फॉर्म लगाने के बाद परिस्थितियाँ अलाउ नहीं कर पाई, अकेला था, पारिवारिक बैग थोड़ा सा, गांव था, सुविधाओं का, व्यवस्था का, शिक्षा का सबका अभाव था। खूब था। फिर भी मैंने ये ठान रखा था कि शायद चलो अपन कोशिश करेंगे, बिल्कुल घर में कोई और किसी को बनाएंगे। टीचर उसके बाद में बनिया? हाँ, बाद में टीचर बना। मतलब IAS की तैयारी इन्होंने की थी, लेकिन समय परिस्थिति व्यवस्था के अभाव में कलेक्टर तो नहीं बन सके, लेकिन टीचर बने। लेकिन इनके मन में जज्बा था, उमंग थी, जोश था, लक्ष्य था कि मेरे आज मैं कलेक्टर नहीं बना तो मेरे पुत्र को जरूर बनाऊंगा। और आज इनका पुत्र कलेक्टर बने हैं, पंकज वर्मा। और कुछ बताइए आप अनुभव की, किस प्रकार से पंकज को आप गाइडेंस करते थे, तो शिक्षा देते थे? मेरे खुद के जीवन में एक उद्देश्य था, अनुशासन, डिसिप्लिन। जब मैं स्टूडेंट था उस समय मैंने अनुशासन को महत्व दिया है। हमारे गुरुजनों से भी यही शिक्षा पाई थी। तो अनुशासन और आत्मविश्वास, धैर्य। आपकी माताजी का भी योगदान? हाँ बिल्कुल, मेरी जो पंकज जी की दादी हाँ, थी? मेरी जो माताजी थी, तो वो हम सभी छोटे भाई बहन हमारे साथ 3 भाई थे और 1 बहन थी, सबका पालन पोषण उसी के जिम्मे था। लेकिन वो तो परिस्थिति बस मजदूरी करके अपना काम चलाने के लगे। मैं सबसे छोटा था, तो उन्होंने मेरे को हिम्मत दी कि आप पढ़ो और हम मजदूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पढ़ाई की और अनुशासन रखा मैंने, मेरी माताजी से सीखा था ये अनुशासन। हाँ जी, हाँ जी। हमारे परिवार में अनुशासन का बड़ा महत्व रहा है। बिल्कुल, शुरू से ही अनुशासित और संस्कारी परिवार रहा है। मेरे गुरुजनों से मैंने अनुशासन को महत्व दिया, उन्होंने मेरे को अनुशासन ही सिखाया। इसमें आत्मविश्वास, धैर्य, ये सारे मैंने फोटो रखे। यही मैंने पंकज के लिए लागू किया, अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य। और इसी के बलबूते पंकज ने ये सफलता हासिल की और लगातार प्रयास किया आपने पंकज को कलेक्टर बनाने के लिए। जो आज कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी खुशी महसूस कर रहा हूँ। जो मेरा जीवन का लक्ष्य था वो मुझे आज प्राप्त हो गया। मतलब आपको वरदान के रूप में, आप भी वरदान थे पंकज के लिए, और आपको भी वरदान के रूप में पंकज IAS कलेक्टर के रूप में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे पिता को, जिन्होंने एक बेटे को कलेक्टर बनाने के दिन रात प्रयास किए, और बेटे ने भी बिना किसी खर्चे के दिन रात प्रयास किए, बिना कोचिंग किसिंग के। एक बहुत अच्छा पूरे भारत में उदाहरण है। बात करते हैं इनकी माताजी से, जो कलेक्टर बने हैं पंकज वर्मा। इनकी माताजी क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? संतोष। तो किस प्रकार से आप कितना पढ़े हुए हैं?
10वीं पास है इनकी माता जी, शिक्षित परिवार है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। शुरू से ही गांव में रहे, गरीब परिवार से निकले। और अब किस प्रकार से आपने पंकज को गाइडेंस किया, मतलब मार्गदर्शन किया, सहारा दिया? बस पढ़ाई के बारे में ही बताते रहे हम। अच्छा, पढ़ाई के बारे में, और खाना बनाना, कपड़े धोना, ये आपने किया? सब टाइम पर मैंने सब कुछ किया। मतलब एक माँ ने अपनी ममता का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य का फर्ज निभाया। कपड़े धोना, रोज खाना बनाना, टाइम टाइम पे देना, खाने का मतलब शारीरिक रूप से और कर्तव्य का रूप से ध्यान रखना कि किस प्रकार से। उनके भाई ने भी, पंकज जी के छोटे भाई हैं, इन्होंने भी मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ आपने या आज मतलब जो पहले का कोई यादगार ऐसा कि आपको कभी लगा हो कि आपका बेटा कमज़ोर पड़ चुका है, आपने कुछ कभी सहारा दिया हो? नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। आप ये बताइए, आपको कितनी खुशी हो रही है एक माँ के रूप में? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तो बहुत ज्यादा कि आपके बच्चे आज कलेक्टर बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे माता पिता को बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना, जिन्होंने अपने पुत्र को सहारा देकर हर प्रकार से आज एक कलेक्टर बनाया। और इनके पुत्र ने भी मेहनत की, पंकज जी वर्मा ने, और बहुत बहुत अच्छा है और प्रेरणा है। आप सीखिए, करिए। और यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपका बच्चा आगे बढ़ना चाहता है या कलेक्टर बनना चाहता है, उसको माता पिता, भाई बहन सभी की तरफ से सपोर्ट मिले, सहारा मिले, तब जाके कलेक्टर बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।